तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर केल ने फाइनली रिताना के जंगल के अंदर से उस फायर को बुझा दिया था, जिसकी वजह से रिताना और उसके ट्राइब वाले केल से काफी खुश थे और रिताना ने उसे विला बनाने के लिए परमिशन भी दे दिया था। इन सब के बाद केल डिसाइड करता है कि वह अब वैनियन से ब्लैक ड्रैगन का रिवेंज लेकर रहेगा, जिसके लिए वह ओडियस से मिलता है और ओडियस की हेल्प से वह वैनियन को किडनैप कर लेता है और काफी लंबे समय बाद फाइनली ब्लैक ड्रैगन वैनियन से अपना रिवेंज लेता है और वैनियन को तड़पाने के बाद उसे हील करने के बाद स्टैन फैमिली के अंदर छोड़ दिया जाता है, जहां पर टेलर ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। और अब आगे अगले सीन में हम ड्रैगन को देखते हैं, जो काफी खुशी से खाने को खा रहा था, क्योंकि काफी लंबे समय बाद उसने फाइनली अपने रिवेंज को ले लिया था। तभी टेलर केल से कहता है, यंग मास्टर केल, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अब थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं आपसे मिल ही नहीं पाऊंगा और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद आप और भी ज्यादा बिजी रहेंगे। टेलर की सभी बातों को सुनकर केल भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तभी टेलर केल से पूछता है, यंग मास्टर केल, आपने जैसा मुझे बताया था कि वैनियन के लिए काफी सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा मेरे फादर के लिए काम करते हैं। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वैनियन मार्केस स्टैन के ऑर्डर के अंडर ही ब्लैक ड्रैगन को टेम करने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से मार्केस स्टैन फैमिली का लॉ काफी ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बाद वैनियन को मौत की सजा मिलेगी। हम वैनियन को देखते हैं, जो पूरी तरीके से ट्रॉमाटाइज हो गया था और कहता है, यह सब बस उसी ड्रैगन की वजह से हो रहा है, यह बस उसी ड्रैगन की गलती है। तभी टेलर कहता है, अगर ऐसी बात है और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो मुझे आपके ऊपर यकीन है। तभी साइड से केज कहती है, चलो बातें करना बंद करते हैं और इन सभी बोतलों को खाली करते हैं। यह सुनकर वे दोनों भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। और फिर टेलर केल के गिलास को भरते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं एक ना एक दिन आपको इसके लिए पे बैक जरूर करूंगा। यह सुनकर केल भी कहता है, हाँ मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप जरूर एक दिन पे बैक करेंगे। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर केल ओडियस के साथ था और फिर ओडियस से कहता है, ओडियस सभी चीजें काफी अच्छी तरीके से हुई हैं। यह सुनकर ओडियस कहता है, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि आपने मुझे इन सभी कामों के लिए काफी सारे पैसे दिए थे। तभी केल अपनी कैरेज के अंदर जाते हुए कहता है, फ्यूचर में चलकर मैं तुमसे फिर से कांटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। केल की बात को सुनकर ओडियस परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, इनके साथ फ्यूचर में चलकर काम करना काफी डिफिकल्ट और खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें फिर से देखना चाहता हूँ। तभी केल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेसमेंट को अच्छी तरीके से संभाल लोगे। बेसमेंट के नाम को सुनकर ओडियस घबरा जाता है और कहता है, मैं उसे पूरी तरीके से क्लीन कर दूंगा। और फिर अपने मन में कहता है, उस बेसमेंट को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। आखिरकार कौन ऐसा कहता है कि यंग मास्टर काफी ही ज्यादा दयालु है, असल मायनों में यह काफी ही ज्यादा क्रूअल है। तभी केल ओडियस से आगे कहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में बिकॉक्स को नहीं बताओगे जो हमारे बीच बात हुई है। और फिर वहां से जाते हुए कहता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर से हो। और ओडियस केल को झुककर ग्रीट करता है और फिर केल अपनी कैरेज के साथ वहां से जाने लगता है, जिसे पीछे खड़ा ओडियस देख रहा था। अगले सीन में हम कैरेज के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर सिल्वर और रेड कहते हैं, मैं काफी बोर हो रहा हूँ। और उन सभी को देखते हुए केल अपने मन में कहता है, क्या वे तीनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तभी चोइहान कहता है, हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। चोइहान की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, क्या सच में चोइहान यहाँ पर आ चुका है। और फिर चोइहान से कहता है, क्या जब तुम ब्रेक किंगडम जा रहे थे तो यहाँ पर आए थे, और क्या तुमने ब्रेक किंगडम के अंदर कोई परेशानी खड़ी की थी। यह सुनकर चोइहान अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं। चोइहान की सभी
बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, ब्रेक किंगडम के बारे में मुझे पहले से ही क्राउन प्रिंस ने सब कुछ बता दिया। और फिर चोई हान से पूछता है, लेकिन क्या जब तुम वेस्ट रीजन से गुजर रहे थे तो क्या तुमने टेन पीक माउंटेन को देखा था? चोई हान कहता है, नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा माउंटेन है? यह सुनकर केल उसे बताता है, रोन किंगडम के अंदर टेन पीक माउंटेन है जो बिल्कुल उंगलियों की तरह दिखती है। यह सुनकर चोई हान कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा कुछ देखा था और हम उसी रास्ते से वापस आए थे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। और अगर मैंने ऐसा कुछ देखा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे यह याद होता। यह सुनकर केल उससे कहता है, मैं इसे जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस था क्योंकि 1 साल बाद मैं वहां पर जाने वाला हूँ। चोई हान हैरान होते हुए कहता है, क्या 1 साल बाद? तभी केल अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल, पूरे 1 साल बाद हम टेन माउंटेन पीक पर जाएंगे और वहीं पर मुझे मेरा आखिरी एंसेंट पावर मिलेगा और यह अच्छा रहेगा कि हम सभी लोग एक साथ जाएं। यह सुनकर चोई हान कहता है, यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वह एक टेन पीक है तो मुझे नहीं लगता कि उसके आसपास कोई विलेज होगा। यह सुनकर केल कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? असल में वहां पर, लेकिन वह चुप हो जाता है और फिर कहता है, नहीं, वहां पर कोई विलेज नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल, वहां पर कोई विलेज नहीं है और वहां पर ना ही कोई इंसान रहता है। वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें नेचर से प्यार है और जो लोग ड्रैगन की पूजा करते हैं, यानी कि एल्वन विलेज। और फिर हमें एल्फ के बारे में बताता है, एक मिस्टीरियस रेस जो इंसान से काफी दूर रहती है एक विलेज में और हमेशा इल्यूजन मैजिक का यूज करती हैं जिससे कोई भी उन लोगों को ना ढूंढ पाए। और ऊपर से वे लोग स्पिरिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उनका अपीयरेंस काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और उन्हें उन लोगों में काफी इंटरेस्ट है जो लोग कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं। असल में नोवेल के अंदर जब चोई हान ब्रेक किंगडम से वापस आ रहा था तो वह टेन माउंटेन पीक गया था जहां पर उसने अचानक से एल्विन विलेज को ढूंढ लिया और वहां पर उसकी मुलाकात किसी से हुई, एक ऐसा एल्फ जो दूसरों को हील कर सकता है, पेंड्रिक। और उसी के मौत के बाद लॉक बर्जर्क मोड में चला गया था। तो इसका मतलब वह अभी भी जिंदा होगा क्योंकि चोई हान उससे अभी भी नहीं मिला और ना ही उसने उसके साथ कोई पार्टी फॉर्म की है। और अगर हम किसी काम की वजह से टेन माउंटेन पीक जाते भी हैं तो हम एल्विन विलेज को इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी के लिए हमें उससे कोई काम नहीं है। तभी ड्रैगन साइड से कहता है, यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, मैं भी 1 साल बाद वहां पर जाना चाहता हूँ। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, मैं वहां पर ड्रैगन को नहीं लेकर जा सकता क्योंकि वे लोग रोन को एक गॉड की तरह ट्रीट करेंगे। और फिर ड्रैगन से पूछता है, रोन, क्या तुम क्राउन प्रिंस के मैजिक के बारे में जानते हो? यह सुनकर ड्रैगन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं महान हूँ। अगले सीन में हम क्राउन प्रिंस का सीन देखते हैं जहाँ पर केल उसके सामने उसी डेड माना को रखता है जो उसे वेल किंग के जरिए मिला था। क्राउन प्रिंस पूछता है, आखिरकार ये क्या है? केल कहता है, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। और फिर क्राउन प्रिंस की काफी ही ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, रुक जाओ। और फिर उस डेड माना को ओपन करता है। उसके सेंट को फील करते हुए ड्रैगन कहता है, इसका स्मेल तो उसी दलदल की तरह है। लेकिन उस डेड माना को देखकर क्राउन प्रिंस काफी हैरान होता है। तभी केल कहता है, योर हाइनेस, लेकिन यह चीज फ्री में नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है, रोन किंगडम के सभी क्राउन प्रिंस के बाल ब्राउन कलर के होते हैं। और फिर ड्रैगन की बात याद करता है जहाँ पर ड्रैगन ने कहा था कि क्राउन प्रिंस ने अपने बाल को मैजिक की हेल्प से डाई किया हुआ है और असल में उसका बाल किसी और कलर का है। केल आगे अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि क्राउन प्रिंस के पास किस तरह की पावर है, लेकिन देखने से वह कोई डीमन नहीं लगता, ना ही कोई नेक्रोमेंसर। और फिर मुस्कुराते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है, मैंने सुना है कि साउथ के किंग के ब्लड के अंदर डार्क एल्फ का ब्लड है जिनका स्किन टोन काफी डार्क होता है। और फिर काफी सीरियस होकर पूछता है, क्या हो अगर आप भी एक डार्क एल्फ हो? यह सुनकर क्राउन प्रिंस शांत हो जाता है और फिर काफी सीरियस होकर कहता है, ओ अच्छा, तो लगता है मैं पकड़ा गया। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि मैंने सही कहा।
तभी केल हमें डार्क एल्फ के बारे में बताता है जिनके पास डार्कनेस एट्रीब्यूट होता है और वे लोग डेड माना का यूज कर सकते हैं। पास्ट में वे लोग ग्रेवयार्ड और डिसीज वाले लोगों के साथ रहते थे जिनकी वजह से सभी लोग उन्हें नफरत करते थे और वे लोग एल्फ से भी ज्यादा छुपकर रहते थे। तभी क्राउन प्रिंस डेड माना को टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है, तो आप क्या चाहते हैं? यह सुनकर केल कहता है, आपका इससे क्या मतलब है, क्योंकि यह मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, लेकिन फिर भी यह फ्री में नहीं है। केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस काफी जोरों से हंसने लगता है और कहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको और किसी रीजन की वजह से नहीं बुलाया था। और फिर केल से आगे कहता है, तो अब आप आगे कुछ भी नहीं कहने वाले और यह चीज फ्री में नहीं है। केल कहता है, हाँ आपने सही कहा। उस डिडमाना को देखते हुए क्राउन प्रिंस अपने मन में कहता है, इनके पास मेरे बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे ये सेकंड प्रिंस या फिर थर्ड प्रिंस को बता सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ एक डील करना चाहते हैं। तभी क्राउन प्रिंस केल से पूछता है कि आपको पूरा यकीन है कि आप हम में से एक नहीं है? यह सुनकर केल उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने उस डिडमाना को पी लिया तो मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। लेकिन क्राउन प्रिंस काफी परेशान था और अपने मन में कहता है, मेरे आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ मेरे भाई और मेरे मदर को पता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बारे में यंग मास्टर केल को कैसे पता चला। तभी साइड से ड्रैगन कहता है, इंसान चिंता मत करो, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी केल क्राउन प्रिंस की तरफ उस डिडमाना को आगे करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। यह सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इससे और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन क्या इसके अंदर कोई पॉइजन है? केल कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर से यह आइटम काफी रेयर है और हम इसे ड्रैगन का डिडमाना कह सकते हैं। केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस काफी हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, मरे हुए ड्रैगन के डिडमाना को हासिल करना और उसे एक बॉटल के अंदर बंद करना काफी मुश्किल का काम है। अगर मैंने इस डिडमाना का यूज किया तो मैं काफी ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और फिर केल से कहता है, तो आप मुझे इन सब के बारे में नहीं बताना चाहते और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे इस तरह के रेयर आइटम को दे रहे हैं। केल कहता है, आखिरकार आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं आपके इस इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और मैं आपको यह बात भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इस इंफॉर्मेशन के बारे में कहां से पता चला। और फिर अपने मन में कहता है, इस किंगडम को और भी ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रे किंगडम और रोन किंगडम सबसे ज्यादा कमजोर हैं और अभी के लिए विपर किंगडम और टुनका सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। और जल्द ही नॉर्थ के तीनों किंगडम यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके बारे में क्राउन प्रिंस को पहले से ही सब कुछ पता है और वह इन सब की तैयारी कर रहा है और विपर किंगडम के सभी मेजेस को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि हम वाइवर्न किंगडम के सामने खड़े होने वाले हैं, जिनके पास वाइवर्न नाइट हैं जो काफी ही ज्यादा खतरनाक है और वाइवर्न नाइट पूरे आसमान के ऊपर राज करते हैं और उनके सामने यह किंगडम कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे आराम की जिंदगी के लिए इस रोन किंगडम को सरवाइव करना होगा। इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत है, क्योंकि किसी को अपना दुश्मन बनाने से अच्छा उसे अपना दोस्त बना लो। और फिर क्राउन प्रिंस से कहता है, योर हाइनेस, और क्या आपको मैजिक टावर भी चाहिए? केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि केल को क्राउन प्रिंस की मन की सभी बातें पहले से ही पता थी। तभी क्राउन प्रिंस केल से कहता है, यंग मास्टर आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से मैं विपर किंगडम में उन सभी मेजेस के पास अपने मैसेज को भेज पाया। और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं मैजिक टावर को फिर से रिस्टोर करना चाहता हूँ। और फिर केल से कहता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो पाएगा, क्योंकि आपको कमांड देना काफी मुश्किल है, इसलिए आप इसे एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं। केल कहता है, मैं मैजिक टावर को फिर से रिस्टोर करने के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे सकता हूँ। यह सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाता है और पूछता है, तो इसके लिए तुम्हारा क्या कंडीशन है? केल कहता है, मैं आपको पूरे 2 साल बाद अपने कंडीशन के बारे में बताऊंगा। तभी केल अपने मन में कहता है, अगर मुझे सेफ और पीसफुल लाइफ जीनी है तो मुझे पैसों के अलावा काफी सारी चीजों की जरूरत है और मेरे फैमिली को लेकर एक काफी बड़ा हिस्सा अनएम्प्लॉयड
सेटिस्फाइड रहेगा तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं बिना किसी चिंता के आराम से जी सकूं और मेरे मन में जो आए मैं वो कर सकूं और जो मुझे मन करे मैं वो खा सकूं, इसलिए मैं यह सभी चीजें कर रहा हूँ। और फिर क्राउन प्रिंस से कहता है तो योर हाइनेस अब आपको इसके बारे में डिसाइड करना है कि आप मेरे साथ डील करना चाहते हैं कि नहीं। केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस भी सोच में पड़ जाता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पर काफी फायदा हो रहा है, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस डील के अंदर किसी चीज की कमी है। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है योर हाइनेस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह डील काफी अच्छा है, इसमें आपको और मुझे दोनों को फायदा होगा। केल को मुस्कुराता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस अपने मन में कहता है मैं सच में नहीं बता सकता कि यह पर्सन क्या सोच रहा है। तभी केल क्राउन प्रिंस से कहता है तो योर हाइनेस अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर केल हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर था, जहाँ पर केल हांस से कहता है क्या कुछ हुआ है। यह सुनकर हांस घबराते हुए कहता है यंग मास्टर असल में मिस्टर रॉन वापस आ गए। यह सुनकर बिकॉक्स कहता है क्या फादर वापस आ गए, लेकिन हांस काफी घबराया हुआ होता है और कहता है हाँ लेकिन उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और उनकी हालत काफी ही ज्यादा खराब है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोग रूम को खोलकर अंदर आते हैं, लेकिन केल काफी ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा बिकॉक्स घबरा जाता है और फिर चिल्लाते हुए रॉन की तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम रॉन को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी पर बैंडेज लगे थे और उसका पूरा हाथ कटा हुआ था। केल पूछता है रॉन आखिरकार तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ। रॉन कहता है असल में वहाँ पर काफी कुछ हो गया था। तभी केल हांस से कहता है हांस जल्दी से बाहर जाओ। केल के ऑर्डर को सुनकर हांस उस कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी हम बिकॉक्स को देखते हैं जो अपने फादर के सामने बैठा था और हांस की ऐसी हालत देखकर सभी काफी उदास थे। तभी केल रॉन से पूछता है क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। रॉन कहता है हाँ बिल्कुल। केल पूछता है तो तुम मुझे बताओ आखिरकार एक ऐसा पर्सन जो लोमड़ियों का शिकार करने के लिए गया था आखिरकार उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। तभी रॉन अपनी मन में कहता है मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं जल्द ही मारा जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं अपने बेटे और कुछ लोगों के चेहरे को देखना चाहता था। और फिर कहता है मैं यहाँ पर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से आया था जब बिकॉक्स काफी छोटा था और जैसा सभी लोगों को पता है कि मैं एक असासिन हूँ और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में 5 सबसे बड़े असासिन फैमिली हैं जो वहाँ पर राज करती हैं और उनमें से एक फैमिली का मैं हेयर था, लेकिन मेरी फैमिली बर्बाद हो गई और इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। लेकिन असल में डार्क ऑर्गेनाइजेशन काफी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने लगा और वह पूरा ऑर्गेनाइजेशन काफी ही ज्यादा पावरफुल हो गया। मैंने उस पर्सन को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश की और मुझे फील हुआ कि मैं उस पर्सन को नहीं ढूंढ पाऊंगा क्योंकि वह पर्सन काफी ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक शांत लाइफ जीने लगा। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे उस पर्सन के कुछ निशान मिले। जब चोइहान कैसल के अंदर आया था तो उस दिन मैंने उसके बॉडी के ऊपर से डार्कनेस के स्मेल को फील किया था। यह सुनकर चोइहान खुद भी काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड लेडी काफी ही ज्यादा बीमार थी और उससे चोइहान कहता है मैं आपके लिए फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जाकर मेडिसिन लेकर आऊंगा। यह सुनकर वह ओल्ड लेडी कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह जगह काफी ही ज्यादा खतरनाक है। चोइहान उस ओल्ड लेडी को बताता है मैं वहीं से आया हूँ इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं सेफली यहाँ पर आपके पास वापस आऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस से वापस आने के बाद उसे कुछ नहीं होता, लेकिन वह पूरा हैरिस विलेज तबाह हो जाता है और वह उसी कमरे के सामने खड़ा था जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। तभी चोइहान काफी गुस्से में कहता है तुम मुझसे ये मत कहना कि जिन लोगों ने हैरिस विलेज के ऊपर अटैक किया था उन्हीं लोगों ने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किया। यह सुनकर केल भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जिन लोगों ने हैरिस विलेज के ऊपर अटैक किया था और उन्हीं लोगों के ऑर्डर की वजह से मार्केस स्टैन फैमिली ने रॉन को बंद कर रखा था और उन्हीं लोगों ने कैपिटल के ऊपर अटैक
अटैक किया था, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे ब्लू वुल्फ ट्राइब को बर्बाद कर दिया। और इन सभी चीजों के पीछे बस एक ही पर्सन है जो इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तभी रॉन उन लोगों को आगे बताता है, अचानक से डार्क ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर पावर को गेन करना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि मेरे पास यही समय है कि मैं उन लोगों के बारे में जान सकता हूँ, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था जो मैं इतनी आसानी से कर सकता था। और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट कैसे आया, और वैसे भी मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। और फिर आगे कहता है, जब मैं कैपिटल के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मेरे पीछे डार्क ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग पड़ गए और मैं उन लोगों से भागने लगा, और इन्हीं सभी चक्करों में मैंने अपने एक हाथ को खो दिया और काफी मुश्किल से अपने लाइफ को बचा पाया। केल पूछता है, तो तुम्हें डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला? रॉन कहता है, हाँ आपने सही कहा। तभी केल पूछता है, रॉन क्या तुम्हें याद है कि किसने तुम्हारे एक हाथ को काटा था? यह सुनकर रॉन उसे बताता है, वह एक यंग मेज था और जो भी उसके सामने आता था वह उन सभी लोगों को काट डालता था। रॉन की सभी बातों को सुनकर केल को इतना अंदाजा हो जाता है कि वह पर्सन क्रेजी मेज है। तभी चोइहान काफी गुस्से में कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार क्रेजी मेज रॉन के एक हाथ को कैसे काट सकता है, क्योंकि रॉन क्रेजी मेज से काफी ही ज्यादा ताकतवर है और उसके पास असासिनेशन के अंदर काफी ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। तभी केल रॉन से पूछता है, रॉन यह अजीब स्मेल कहाँ से आ रहा है? यह सुनकर रॉन अपने पैरों के ऊपर से कंबल को हटाता है। अपने सामने का नजारा देखकर बिकॉक्स पूरी तरीके से घबरा जाता है और केल भी काफी हैरान होता है। हम रॉन के पैरों को देखते हैं जो पूरी तरीके से पॉइजनस होता है और असल में वह पॉइजन मरमिड का होता है। और तभी केल कहता है, तो इसका मतलब डार्क ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों की मदद मरमिड कर रहे हैं। और फिर अपने मन में कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे पहले से ही इसका अंदाजा था, और जब मैं पहली बार उन वेल से मिला था और उनसे बातें करने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि वे सभी मरमिड कुछ तो कर रहे हैं। और ऊपर से फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने के बाद अचानक से वे लोग और भी ज्यादा ताकतवर बन रहे थे। मैंने पहले इसके बारे में सोचा था, लेकिन मैं इन सभी मामले के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। और अगर मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मुझे उसे चोइहान को बताना होगा, और अगर यह मेरे सेफ्टी से रिलेटेड नहीं होता तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे लोग मेरे लोगों के साथ उलझ सकते हैं। और फिर काफी गुस्से में कहता है, आखिरकार वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और फिर अपने मन में कहता है, असासिन रॉन, इस पर्सन के ऐसे हालत को देखकर मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। और रॉन को इस हालत में देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रॉन भी मेरे लोगों में से आता है। और फिर अपनी सीट से उठते हुए कहता है, क्या वे समुद्र के किनारे थे? रॉन उसे बताता है, नहीं, बल्कि वे लोग आइलैंड के ऊपर थे। तभी केल चोइहान से कहता है, चोइहान बेकार की बातों के बारे में सोचना बंद करो और जल्दी से म्यूलर को यहाँ पर लेकर आओ और उससे जल्दी से शिप के ब्लूप्रिंट को ले लो। और फिर रॉन से कहता है, और रॉन तुम भी हमारे साथ आ रहे हो, क्योंकि आखिरकार मैं कैसे अपने इंजर्ड असासिन को पीछे छोड़ सकता हूँ? तभी रॉन कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और फिर बिकॉक्स से कहता है, बिकॉक्स जल्दी से जाकर सभी पार्टी को बता दो कि सभी चीजें पैक कर लें, क्योंकि हम जाकर रॉन के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। बिकॉक्स हैरान होकर कहता है, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल इसका एक रास्ता है, लेकिन पहले भी मैंने इसका यूज किया है जब मैं उस वेल को बचा रहा था। और फिर रॉन से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम जाकर तैयारी करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर और भी लंबा जीने वाले हैं। केल के सभी ऑर्डर को पाकर वे सभी लोग उन सभी ऑर्डर को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। तभी रॉन पूछता है, यंग मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन और वे सभी मरमिड समुद्री रास्ते के पीछे पड़े हुए हैं। केल कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। और रॉन, क्या मैं तुमसे एक और बात पूछ सकता हूँ? रॉन कहता है, हाँ बिल्कुल। केल पूछता है, क्या उनमें से किसी ने तुम्हारे शकल को देखा था? यह सुनकर रॉन बताता है, वही मेज जिसने मेरे शकल को देख लिया था, और कोई भी उस मेज के अलावा किसी ने भी मेरे
शकल को नहीं देखा था, और क्या यंग मास्टर आप डार्क ऑर्गेनाइजेशन से हेड ऑन फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं? यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है? यह सुनकर रॉन मुस्कुराता है और फिर हंसते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको फायदा होगा। केल कहता है, तुम काफी जल्दी मुझे समझ गए हो, और फिर अपने मन में कहता है, मैं किसी भी परेशानी के अंदर नहीं पड़ना चाहता और काफी आसानी से अपने गोल को अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस डार्क ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर उस कमरे से जाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अब आराम करो, और फिर उस कमरे के बाहर आकर कहता है, मैं उन डार्क ऑर्गेनाइजेशन वालों को नहीं छोड़ूंगा, वे लोग अब बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। और रॉन की ऐसी हालत देखकर सच में केल काफी गुस्से में था। तभी ड्रैगन कहता है, कमजोर ह्यूमन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अपने मन में कहता है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर मरमेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग कौन हैं, लेकिन असल में वे काफी ही ज्यादा ताकतवर है और उनसे सीधा फाइट करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों को पता है कि मेरे पास ब्लैक ड्रैगन, चोई हान और रोजलिन है, और वे लोग उन तीनों के स्किल के बारे में भी जानते हैं। इसलिए मुझे एक प्लान बनाना होगा जिससे मैं एक आराम की जिंदगी जी सकूं और खुद के साथ सभी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। अगले सीन में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर केल एमिरल के टेरिटरी के अंदर आया था और वह एक पर्सन के सामने खड़ा था, और फिर उस पर्सन से कहता है, क्या तुम ही इस जगह के इंचार्ज हो? यह सुनकर वह पर्सन केल के सामने झुकते हुए कहता है, हाँ, आपने सही कहा, मैं ही यहाँ के कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज हूँ और इस समुद्री सेना के सभी शिप को बना रहा हूँ, और ऊपर से यहाँ के सभी भौरे गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से हम काफी आसानी से सभी नाव को बना पा रहे हैं। तभी केल उस पर्सन से कहता है, लेकिन सभी चीजों से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और फिर कहता है, जल्दी करो। यह सुनकर म्यूलर अपनी फुल स्पीड के साथ केल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी स्पीड काफी कम थी क्योंकि उसके पैर काफी छोटे थे, जिसकी वजह से केल कहता है, क्या उसका वजन बढ़ गया है? और फिर म्यूलर से कहता है, सबसे पहले उसे एक्सटर्नल डिजाइन दिखाओ। यह सुनकर म्यूलर उस पर्सन को शिप का एक्सटर्नल डिजाइन दिखाता है, जिसे देखकर वह पर्सन काफी हैरान होता है और कहता है, यंग मास्टर, मैं पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसे डिजाइन को देख रहा हूँ। केल कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कंप्लीट होने के बाद यह काफी अच्छा दिखेगा? यह सुनकर वह पर्सन कहता है, हाँ, आपने सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे बनाने में काफी खर्चा आएगा, स्पेशली इस शिप के सामने लगे गोल्डन टर्टल को बनाने में। केल कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है मेरे पास, मैं पैसे में अंधा हो गया हूँ। लेकिन तभी म्यूलर एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं जल्द ही इस शिप के इंटरनल डिजाइन को कंप्लीट कर लूंगा। यह सुनकर वह पर्सन काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसके बारे में म्यूलर से और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है। जिन सभी बातों को सुनकर म्यूलर भी उसे काफी एक्साइटेड होकर उसके सभी क्वेश्चन का आंसर देने लगता है। अगले सीन में हम केल को देखते हैं, जो अपने सभी पार्टी मेंबर के साथ था, और फिर उन सभी से कहता है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं होने वाला। और फिर अपने मन में कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी देश को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कोई आसान काम नहीं, और ऊपर से हम नहीं जानते कि हमारे दुश्मन के आर्मी का साइज कितना है, इसलिए मैंने सभी लोगों को बुला लिया। हाइस आइलैंड, हम वहां पर गए थे और लाइन से उन सभी आइलैंड को गिना, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड यानी कि आइलैंड 5 है। और अगर मैं रॉन के इंफॉर्मेशन से देखूं तो वही आइलैंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन और मरमेड का बेस है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉन एक असासिन है, क्योंकि वह मेरे लोगों में से आता है, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। और एक सर्वेंट होने के बावजूद काउंट डेरथ ने डिसाइड किया है कि वे रॉन को बचाकर रहेंगे, और ऊपर से रॉन काफी सालों से हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी केल कहता है, हम सबसे
सबसे पहले आइलैंड 12 पर जाएंगे जो हमारे डेस्टिनेशन से काफी नजदीक है। तभी वाइस कैप्टन घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, जैसा आपने कहा कि हम मरमिड के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं, लेकिन क्या यह ठीक है? क्योंकि मैंने सुना है कि अचानक से हुए सभी मरमिड काफी ही ज्यादा ताकतवर हो गए और उनका पॉइजन और डेड माना काफी ही ज्यादा ताकतवर है। तभी साइड से रोजलिन कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यंग मास्टर केल को पहले से ही पता है कि मरमिड के पॉइजन को कैसे खत्म करते हैं। और बात रही डेड माना की, अगर हमें उसे खत्म करना है तो हमें उससे भी ज्यादा ताकतवर माना से उसके ऊपर अटैक करना होगा, जिससे वह पूरा माना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। रोजलिन की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, यह काफी अच्छा सॉल्यूशन है और ऊपर से ब्लड का यूज करना काफी इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन यह काफी खतरनाक भी है क्योंकि इसके लिए हमें काफी सारे ब्लड की जरूरत होगी और ऊपर से ब्लड प्रूफ है कि ब्लड के अंदर भी जान होती है और जिंदा चीज मरे हुए चीज से भी ज्यादा पावरफुल होती है। और ऊपर से ब्लड डेड माना के अगेंस्ट काफी पावरफुल है जो लाइफ को सिंबलाइज करती है। लेकिन अगर हम ब्लड का यूज करते हैं तो ब्लड लॉस की वजह से कोई भी मारा जा सकता है, और अगर हम इसी ब्लड का यूज वेम्पायर या फिर डार्क एल्फ के ऊपर करते हैं तो उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। दिल जो लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, लेकिन मेरे पास विटैलिटी ऑफ हार्ट है जो लगातार ब्लड को बनाता रहता है और मेरे पूरे दिल को प्रोटेक्ट करता है। यह काफी अच्छी बात है क्योंकि मेरा दिल काफी सेफ है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अपने ब्लड का यूज करता हूँ तो यह और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और फिर कहता है, अगर मैं अपने ब्लड का यूज करता हूँ, लेकिन उसके बात को काटते हुए ड्रैगन चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो और ऊपर से तुम कमजोर हो? आखिरकार तुम इन सभी बातों को कैसे सोच सकते हो? तभी ग्रे और रेड भी कहते हैं, हाँ उसने सही कहा, आपको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। रोजलिन भी कहती है, आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। उन सभी की बात को सुनकर केल कहता है, मैं बिल्कुल भी अपने ब्लड का यूज नहीं करूंगा और कौन ही ऐसा होगा जो पेन को फील करना चाहेगा। और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार मैं अपने प्रीसियस ब्लड का यूज क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीज हैं जिसका यूज मैं कर सकता हूँ और अगर कुछ होता है। लेकिन साइड से ड्रैगन कहता है, मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा जिससे यह अजीब हरकत ना कर पाए। तभी साइड से ग्रे और रेड भी कहते हैं, हम भी आपके ऊपर नजर रखेंगे। और वे सभी लोग काफी शक भरी निगाहों से केल को घूर रहे थे और उन्हें केल के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि उन्हें शक था कि केल ऐसी हरकत कर सकता है। तभी केल अपनी सीट से उठ जाता है जिसे देखकर ड्रैगन पूछता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? यह सुनकर केल वहां से जाते हुए कहता है, क्लिफ ऑफ विंड पर। यह सुनकर चोइहान हैरान हो जाता है और कहता है, आखिरकार आप वहां पर क्या करने जा रहे हैं? तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर ब्लू केल को कुछ देती है और फिर केल से कहती है, यंग मास्टर, जब भी आपको हमारी जरूरत हो आप हमें बुला सकते हैं और हम आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। अगले सीन में हम क्लिफ ऑफ विंड का सीन देखते हैं जहां पर केल शंख को बजाता है जिसका आवाज काफी तेज था और ड्रैगन समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, वे लोग आ रहे हैं। तभी चोइहान और रोजलिन अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने काफी सारे वेल आ रहे थे। और फिर हम पेस्टन को देखते हैं जो अपने आप को ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है, यंग मास्टर, काफी लंबा समय हो गया लेकिन आखिरकार आपने अचानक से हमें क्यों बुलाया? कि आपको हमारी हेल्प की जरूरत है? केल पेस्टन को बताता है, हमें मरमिड के बारे में पता चल गया है कि उन लोगों की मदद कौन कर रहा है। यह सुनकर पेस्टन हैरान हो जाता है। तभी केल पेस्टन को आगे बताता है, मेरा सबॉर्डिनेट इसे कंफर्म करने के लिए गया था लेकिन वह मरमिड के पॉइजन से इंजर्ड हो गया और मुझे जल्द से जल्द उसे ट्रीट करना होगा। लेकिन मुझे काफी सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था। पेस्टन पूछता है, लेकिन आप इसके बारे में क्यों पता लगा रहे हैं? यह सुनकर केल कहता है, बस मेरा मन कर रहा था। तभी केल पेस्टन से आगे कहता है, जो भी हो लेकिन मरमिड फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस की वजह से ताकतवर नहीं हो रहे और तुम वेल जो काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग उन सभी मरमिड को संभाल लोगे। यह सुनकर पेस्टन कहता है, यंग मास्टर, आपका शुक्रिया और ऊपर से आपने मेरी जिंदगी को बचाया था और आप उन सभी मरमिड के भी ऊपर नजर रख रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे समझ में
में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। लेकिन रोजलिन और चोई हान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी पेस्टन कहता है अगर हमें मरमिड के पॉइजन को ट्रीट करना है तो उसके लिए हमें मरमिड के लाश की जरूरत है। केल कहता है तो इसलिए मैं वहाँ पर पर्सनली जाऊंगा। मुझे मालूम है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस फाइट को ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कम से कम कुछ न कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसलिए हम सभी लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। और फिर अपने मन में कहता है मैं बस वहाँ पर खड़े होकर तुम लोगों को देखूंगा। आखिरकार ऐसी सिचुएशन में कौन मदद करेगा। केल की सभी बातों को सुनकर पेस्टन काफी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगता है। तभी ड्रैगन कहता है छोटे वेल तुम आखिरकार हमें इस तरह क्यों देख रहे हो। यह सुनकर पेस्टन कहता है कुछ नहीं सर ड्रैगन। ड्रैगन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो अब हमें चलना चाहिए। तभी हम आर्ची को देखते हैं जो भी उनके साथ आया था और ड्रैगन कहता है क्या हम इसी वेल के साथ जाने वाले हैं। केल कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी ड्रैगन पेस्टन की बहन के बारे में बात करते हुए कहता है लेकिन यह वेल उस वेल के मुकाबले काफी छोटा है, आखिरकार हम इसके ऊपर राइड कैसे करेंगे। उनकी बात को सुनकर आर्ची काफी इरिटेट हो जाता है। तभी केल आर्ची के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है आर्ची मैं तुम्हारे ऊपर राइड करने वाला हूँ, तो इसलिए तुम मेरा ध्यान रखना। केल की बात को सुनकर आर्ची और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।